हाँ भाई, नमस्कार। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर जो पहले छूटा है उसको कब पढ़ेंगे? एक मिनट। हेलो, शांत शांत। हाँ बोलो भाई। सर जो पहले इस चैप्टर का छूटा ना सर, जो राइट थंब रूल, हाँ। सर उसको कब पढ़ेंगे? कौन सा? सर जब अभी चैप्टर स्टार्ट किए थे तो आप बोले थे उसको पढ़ाऊंगा मैं। किसको? राइट हैंड रूल को? नो सर, सर जो पहले में था पीडीएफ में, 1-2 पेजेस में। एक मिनट, एक मिनट, मैं देखता हूँ क्या बोल रहा हूँ। पहले लिंकवा दे दूँ। पा, पा, पा। हाँ, ये वाला ना। यस सर, इसी को बोल रहा हूँ। सोच रहा हूँ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। एक मिनट। हाँ भाई, शांत। चुप रहो भाई, आवाज नहीं पहुंच रही। ये जो स्विमिंग वाला रूल है, वो भी रूल वैसे ही है जो हमने अभी ओरस्टेड वाला एक्सपेरिमेंट देख रहे थे, वैसे ही है। जैसे इसमें शांत रहो भाई। देखो क्या हो रहा है, आवाज नहीं पहुंच रही है और बातें करोगे तो समझ में नहीं आएगा, और फिर वही नाटक चालू हो जाएगा। तो अभी मैंने उसका एक इलाज निकाला है कि जैसे ही मेरे को पेशेंस लेवल खत्म हुआ, वैसे ही आई विल लीव द क्लास एंड गो होम। सिंपल। मैं छुट्टी मारूंगा। ये भाई, तो मुझे थोड़ा ही फ्रस्ट्रेट करोगे, मैं निकल लूंगा। हाँ तो बातें नहीं करोगे तो आवाज आएगी। इतना ही तेज बोलूंगा। हाँ। इसमें कुछ आवाज बढ़ाने का तरीका है क्या? सर वॉइस क्लियर है पूरी। अरे इधर। हाँ, स्पीकर में
चलो ठीक है, ये वाला जो रूल था बिल्कुल वही रूल है स्विमिंग रूल भी, कि अगर आपने डायरेक्शन ऑफ करंट वायर में नॉर्थ की तरफ रखा और मैग्नेट को ऊपर रखा, अब इसमें स्विमिंग रूल में ये जो बार मैग्नेट है या ये कंपास नीडल जो है आपके नीचे रहेगी, मतलब वायर के नीचे रहेगी। अगर ये आप देखो इसमें डायरेक्शन ऐसे था, ये टेबल है, फिर वायर है, फिर ये है, तो जैसे ही हमने वायर में करंट फ्लो कराया वैसे ही ये नीडल जो है नीचे की तरफ दब गया। ठीक है, और लॉजिक भी यही है कि वायर में अगर करंट ऐसा राइट में जा रहा है तो थंब राइट में रखो तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा चारों तरफ घूमेगा। मतलब अगर वायर ऐसा करंट फ्लो करा रहा है और उसके ऊपर में अगर तुम देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ है। ठीक है, अब ये आपकी तरफ मान लो ये नॉर्थ है और इधर की तरफ ईस्ट होगा, ये ईस्ट है, उधर की तरफ वेस्ट है, तो इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो किस तरफ आ रहा है, ईस्ट की तरफ आ रहा है, ईस्ट की तरफ आ रहा है। तो कंपास नीडल अपने आप किस तरफ दब गया, ईस्ट की तरफ दब गया। अगर इस कंपास नीडल को नीचे की तरफ रखेंगे, वायर से नीचे रखेंगे, तो ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट की तरफ चल रहा है तो नीचे मैग्नेटिक फील्ड वेस्ट की तरफ चलेगा वायर का, तो कंपास नीडल को ऐसे रखोगे तो वेस्ट की तरफ दब जाएगा। तो स्विमिंग रूल भी यही बोलता है कि अगर आप जैसे अपने ऊपर सर पे लेके चलोगे तो राइट हैंड के साइड में आपको कंपास नीडल मुड़ता हुआ दिखेगा, और अगर नीचे कंपास नीडल रखोगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में मुड़ता हुआ दिखेगा। वही रूल है, सिंपल। दूसरा थंब रूल हमारे पास क्या था, थंब रूल ये था कि अगर वायर स्ट्रेट दिखे तो थंब करंट है और फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा चारों तरफ। और दूसरा रूल क्या था कि अगर लूप में करंट फ्लो करा दे तो फिंगर्स करंट है और थंब मैग्नेटिक फील्ड है, राइट हैंड रूल है। और वो मैग्नेटिक फील्ड कहां पे है, लूप के अंदर के हर जगह पर सेम इसी डायरेक्शन में। फिर अगर बाहर का जगह पूछोगे तो उसका उल्टा बोल देना है। तो राइट हैंड रूल है। हाँ, किस हैंड से लगाएंगे, लेफ्ट हैंड से लगा देंगे, वेरी गुड। ये क्वेश्चंस जो है अभी जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं उसको हम लोग ने लास्ट क्लास में भी कुछ सवाल प्रैक्टिस किए थे, बहुत जल्दी जल्दी चलेंगे आज, मोस्ट ऑफ द चीजें खत्म कर देंगे। 3 लेक्चर लगने चाहिए थे। ये कौन सा लेक्चर, थर्ड है कि फोर्थ है, ये थर्ड है, हाँ ठीक है। तो और भी फास्ट हो जाना चाहिए था क्योंकि हमने 3 ही केस तो पढ़े। क्या स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड याद हो गया, क्या फॉर्मूला है, ठीक है। स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड हो गया, सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में क्या है, अब ये आर में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लेकिन ये रेडियस है, 2 हो गए। और तीसरा सोलेनॉइड का फील्ड हो गया। अब सोलेनॉइड के अंदर का फील्ड चाहिए तो हमने दोनों एंड को इस परपेंडिकुलर से ज्वाइन करा, अल्फा बीटा एंगल मिल गए। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट NI/2 ब्रैकेट साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अभी तक मैंने कभी भी ये फॉर्मूला यूज होते नहीं देखा, केवल इनफाइनाइट सोलेनॉइड का ही सवाल पूछते हैं जिसमें आंसर म्यू नॉट NI हो जाएगा, या फिर सेमी इनफाइनाइट का, यानी इनफाइनाइट के एंड पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट NI/2 हो जाएगा। समझ गए क्या? तो अभी तक भी जो आंसर पूछे गए वो 2 ही है, या तो सोलेनॉइड के एंड पॉइंट पे फील्ड पूछ लेते हैं, या फिर सोलेनॉइड लॉन्ग है उसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड पूछ लेते हैं। तो यही वाला आंसर म्यू नॉट NI या म्यू नॉट NI/2 यही चलता है। लेकिन ये फॉर्मूला भी लिख लिया, कभी पूछ लेगा तो हो जाएगा हमसे सॉल्व। तो अभी इस कहानी में केवल सेमी सर्कल है, ये जो स्ट्रेट वायर है इसका कोई मैग्नेटिक फील्ड ओ पे नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वायर के लाइन के सामने वायर का मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। तो इस वायर का 0 हो गया, इसका 0 हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, समझ गए? चलिए, ये 2 वायर है, एक वायर में ऐसा क्लॉकवाइज करंट है, दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों अपोजिट हो गए मैग्नेटिक फील्ड।
तो म्यू नॉट आई बाय माइनस म्यू नॉट आई बाय ये 2r वाले का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे 8r हो गया, समझ गए क्या? 4r फॉर्मूला था, ये आंसर आ गया। ये सवाल क्या आपको लगता है आया होगा कभी? दसियों बार, दसियों बार, दसियों एग्जाम में ये सवाल आ चुका है। ठीक है, कोई सरप्राइज नहीं हो रहा, यही सवाल बार बार पूछते हैं। इसमें बहुत बार क्या करते हैं, बस एंगल बदल देते हैं। जैसे ये अभी ये सेमी सर्कल है, उसकी जगह क्वार्टर सर्कल कर देंगे, कभी कभी 60 डिग्री का सर्कल कर देंगे, दो रेडियस होगा, डायरेक्शन या तो सेम होगा या अपोजिट होगा। अभी तो अपोजिट दिख रहा है, सेम भी कई बार दे देते हैं, तब ऐड कर देना सेम हो तो। जैसे ऐसे बना दिया लूप, ऐसा ये एक लूप हो गया ऐसे, और फिर ये दूसरा लूप हो गया। कुछ समझ में आया क्या? ये भी सेम है, देखा क्या? ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, देखो एक ही सेंस हो गया। यहाँ पे इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, तो ऊपर वाले सेमी सर्कल का अलग लिख दिया, ये नीचे वाले का अलग लिख दिया, दोनों को ऐड कर दिया, समझ गए? वो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। मतलब अगर इस चैप्टर के सवाल में कोई मिस्टेक होती है हमसे, तो हम ही लोग जिम्मेदार है उसके। यही चैप्टर में नंबर लूट लेने, अगला चैप्टर फिर से थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। ये चैप्टर में नंबर 100% मिलने हैं, आप सबको मिलेंगे, और एक सवाल जरूर आएगा। कौन सा वाला? दो हिस्से हैं इस चैप्टर के मेनली जो पूछे जा रहे हैं। एक तो ये मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाला, जिसमें तीन ही केस है, स्ट्रेट वायर, सर्कल और सोलेनॉइड। ज्यादातर बहुत डिफिकल्ट सवाल बनाते हैं तो दो मिला देते हैं, जैसे इसमें तो केवल सर्कल सर्कल दिख रहा है, और कुछ सवाल ऐसे हैं जिसमें थोड़ा स्ट्रेट वायर होगा, फिर थोड़ा सर्कल होगा। अभी देखते हैं हम लोग। इसमें भी ये होमवर्क हो गया। ये स्ट्रेट रॉड का तो जीरो है, देखा क्या? इस स्ट्रेट रॉड का भी जीरो है, इस स्ट्रेट रॉड का भी जीरो है, तो केवल किसका बना? ये सर्कल आर्क का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमने सुना है, म्यू नॉट आई बाय 2r, आगे थीटा बाय 2 पाई, याद आ गया? आप लोग भाई रिजल्ट याद करो। म्यू नॉट आई बाय 2r ये किसका था? पूरे सर्कल का था, और ये जो दिया हुआ है वो थीटा एंगल का है, तो 2 पाई से डिवाइड कर दो, थीटा से मल्टीप्लाई, यूनिटरी मेथड लग गया। समझ गए? बहुत अच्छे। फिर ये लेकिन तीन सर्कल है, क्या करेंगे? ऐड कर देंगे तीनों को। दो ऐड एक सब्ट्रैक्ट, कौन सा ऐड हो जाएगा? बीच वाला माइनस कर देंगे, पहला तीसरा ऐड कर देंगे। दिख रहा है क्या? दिख रहा है? डायरेक्शन ऑफ करंट दिख रहा है? थोड़ा जल्दी जल्दी चलना है भाई। ठीक है, अब ये देखिए वही सवाल हो गया, इसमें कुछ स्ट्रेट रॉड हो गया, थोड़ा सर्कल हो गया, थोड़ा स्ट्रेट रॉड हो गया। सर्कल का अलग से निकालेंगे, कितना सर्कल दिख रहा है? 3/4 ऑफ सर्कल दिख रहा है, यानी कि पूरे सर्कल के रिजल्ट में 3/4 मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। तो मैंने लिखा म्यू नॉट आई बाई 2r को 2a कर दिया, चलिए इसको 2a को 3/4 कर दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड सर्कल का आ गया। इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? इसे राइट हैंड घुमाओ, घुमाओ, राइट हैंड घुमाओ, दिख रहा है? हाथ घुमाओ, इनटू द प्लेन हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड अभी इसका चाहिए, लेकिन यहां पे चाहिए, तो इन दोनों वायर का तो गायब। अब भाई अब इसका कर लेते हैं, ये वाले इस वायर से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रहा है? देखो b दिख रहा है, और ये एंगल परपेंडिकुलर के साथ कितना दिख रहा है? वो वायर ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड यहां पता लगाना है, तो आपने एक तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस b लिख दिया, और एंड पॉइंट से परपेंडिकुलर का जो एंगल है वो 45 डिग्री लिख दिया। दूसरे साइड कोई एंगल है ही नहीं, b2 लिख दिया, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई b साइन 45। ये आया, इसको 2 से मल्टीप्लाई, समझ गए क्या? क्या? क्यों? दो स्ट्रेट वायर्स हो गए, आंसर हो गया b1 b2। इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप बोल रहे हैं क्योंकि सेंस सेम ही चल रहा है, देखो इसमें भी क्लॉकवाइज सेंस चल रहा है, इनटू द प्लेन है। पूरा लूप में एक ही सेंस में करंट है, और ये जो सेंटर पॉइंट है ये पूरे लूप के अंदर है कि बाहर चला गया? तो आंसर
इसका आंसर? अरे जीरो बोलो लल्लुओं, याद आया? ये लास्ट क्लास में किया था हमने। कैसे जीरो? आपने लास्ट क्लास में बोला था कि ये अगर ऐसा एक तरफ से करंट एंटर करेगा, दूसरे साइड से करंट बाहर निकलेगा, तो दो पार्ट में करंट डिवाइड होगा। और करंट जैसे ही दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक में I1 चला गया, एक में I2 चला गया, तो ये जो I1 करंट है ये थीटा के ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसका लॉजिक क्या है? ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ये एंगल थीटा के प्रोपोर्शनल है, तो लेंथ प्रोपोर्शनल टू, और रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, तो वो भी प्रोपोर्शनल टू, और करंट जो होता है वो V बाय R से रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा हो जाएगा। फिर फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का था म्यू नॉट I बाय 2R, R मतलब रेडियस इनटू थीटा बाय 2 पाई। अब जिसका थीटा ज्यादा होगा उसका करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल से कम हो जाएगा। तो अगर मैं I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा हो तो I इंटू थीटा का वैल्यू कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि इसमें करंट I1 गया, इसका एंगल θ1 है, उसमें करंट I2 गया, उसमें एंगल θ2 है। तो आप बोलेंगे I1 इंटू θ1 का जो वैल्यू इधर आएगा I2 इंटू θ2 का वैल्यू वही आएगा उधर भी, और दोनों वैल्यू बराबर आएंगे, डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए। कितने एंगल के लिए जीरो होता है? कोई भी एंगल हो, यही तो मजेदार बात है, कोई भी एंगल पे आप कनेक्शन लेके बाहर निकालोगे जीरो। देखना ध्यान से, आपको दो स्ट्रेट वायर्स दिख रहे हैं, ये किस प्लेन में है? दो स्ट्रेट वायर्स किस प्लेन में है? XZ प्लेन में, ZX प्लेन में दिख रहे हैं। और ये जो सेमी सर्कल है किस प्लेन में है? तो जो जिस प्लेन में उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो ये जो स्ट्रेट वायर ये XZ प्लेन में है, तो XZ प्लेन का परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस हुआ? तो Y एक्सिस में, यानी या तो प्लस I J कैप में, या अब इसमें करंट देखो बाहर की तरफ आ रहा है, अगर थंब बाहर की तरफ रखे और O पे हाथ स्ट्रेच करके दबाए तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है? इसमें भी थंब ऐसे अंदर की तरफ रखे, O पर अगर नीचे दबाए तो इसमें भी नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये माइनस J कैप है। तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो गए, सब्ट्रैक्ट हो गए, दोनों स्ट्रेट वायर के ऐड हो गए, तो हमारा एक सेमी इनफाइनाइट है, दूसरा सेमी इनफाइनाइट, दोनों मिलके सेमी इनफाइनाइट मिलके पूरा इनफाइनाइट वायर म्यू नॉट I बाय 2 पाई R। इस इतने डिस्टेंस को रेडियस R लिखा हुआ है, समझ गए ना? सेंटर से एज तक का 2 पाई R, इसको लिख दिया माइनस J कैप। ये किसका मैग्नेटिक फील्ड आया? स्ट्रेट वायर का। अब सर्कल का बताओ, सर्कल में हाथ घुमाओ, थंब सेंटर पे किधर जा रहा है? इनटू द प्लेन, मतलब कौन सा एक्सिस है? माइनस K कैप हो गया, तो म्यू नॉट I बाय 4R। अगर इसका वैल्यू ही निकालना होगा तो स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, रूट लगा देंगे, हो गया क्या? मतलब और भी खतरनाक सवाल बन सकते हैं, तो वो अलग से असाइनमेंट भेजूंगा, आप घर पे ट्राई करना। मतलब और बड़े बड़े सवाल बन सकते हैं। तो हमने DPP आज भेजा क्या? 2 भेज दिए, 2 भेजे। मेरे ख्याल से तीसरे DPP में आपको डिफिकल्ट सवाल है। डिफिकल्ट मतलब वैसे वाले, या सेकंड में ही होंगे, आप देख, फर्स्ट में ही है। फर्स्ट में केवल एक ही सवाल चैलेंजिंग था जिसको हमने लास्ट क्लास में किया, कि अगर दो वायर एकदम एक दूसरे के पैरेलल हो और डायरेक्शन ऑफ करंट भी सेम हो, ऐसे करंट भी सेम हो और उनके परपेंडिकुलर में यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, तो म्यू नॉट I H अपॉन पाई A स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। याद आया क्या? ये वो दो वायर है जिसमें पैरेलल करंट हो गया, अगर करंट अपोजिट होगा तो H हटा के ऊपर A लिख देंगे। याद आया क्या? लास्ट क्लास में किया था। अब देखो एक टर्म और यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ लॉन्ग वायर इन वेक्टर फॉर्म, क्योंकि कई बार आंसर I कैप J कैप K कैप में है, लेकिन मैं इजियर वैल्यू बोलूंगा जैसा आने का चांस है, बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं आता। तो उसमें एक अजम्पशन मैं ये लेके चल रहा हूं कि ये जो वायर दिया होगा इनफाइनाइट, ये खुद किसी एक्सिस के पैरेलल रखा होगा।
जनरल भी रखा हो सकता है, तो उसमें थोड़ा और कॉम्प्लेक्स वर्जन बन सकता है, लेकिन हम लोग एक सिंपलर वर्जन कर रहे हैं। ये वायर किसी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस के पैरेलल है, इधर भी होगा, ठीक है। और हमको मैग्नेटिक फील्ड जहां निकालना होता है, हम उस पॉइंट से वायर पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर ले लेते हैं। तो ये जो आर है वो भी परपेंडिकुलर वाला वेक्टर है। अब इस परपेंडिकुलर वाला वेक्टर का मतलब क्या होता है वो समझना। अगर मान लीजिए वायर वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो उसके परपेंडिकुलर वाले वेक्टर में वाई कोऑर्डिनेट आपको नहीं लेना है। कौन सा वाला लेना है? एक्स वाला और जेड वाला, क्योंकि वाई में तुम चलोगे तो इस वायर के पैरेलल चलने लगोगे, तो वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं फिर से बोलता हूं, मान लीजिए ये वायर में जो करंट है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, और मैंने आपको एक पॉइंट दिया मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए जिसका वैल्यू 3,4,5 है, तो आप उसको 3 और 5 ही बोलेंगे, 4 छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस के पैरेलल 4 चलने से परपेंडिकुलर डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए क्या? तो आपको कौन से वाले ही कोऑर्डिनेट पे ध्यान देना है। तो आर कैप में, आर वेक्टर में कौन सा वाला कोऑर्डिनेट आएगा? एक्स और जेड वाले आएंगे, वाई वाला हट गया। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 3i कैप प्लस 5k कैप। समझ गए क्या? जे कैप कहां गया? तो वायर अगर जेड एक्सिस के पैरेलल हुआ तो आप 3i कैप प्लस 4j कैप लिख देंगे, 5k कैप हटा देंगे। समझ गए? तो ये आपको खुद ही कर लेना, तीनों कोऑर्डिनेट दिया जाएगा, आप वो वाला कोऑर्डिनेट हटा दो जिसके पैरेलल वाई एक्सिस में करंट ऑलरेडी है। क्योंकि नहीं, हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो फर्क पड़ेगा। जैसे अगर मैं बोल दूं ऐसे, यहां पे ऐसे करने 3,4,5 ऐसा पॉइंट है और ओरिजिन यहां है, तो मैं परपेंडिकुलर वेक्टर बोलूंगा तो 3 और 4 का स्क्वायर करके रूट लगाना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड इसका आएगा। लेकिन अगर मैंने यहां से मैग्नीट्यूड निकाल दिया तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, वैल्यू अलग आने लगेगी इसकी। हमको कौन सा वाला वेक्टर चाहिए? परपेंडिकुलर वाला। कोऑर्डिनेट कितने दिए होंगे? तीनों। कौन सा वाला कोऑर्डिनेट हटा दोगे? वायर जिसके अलाउंग है वो वाला कोऑर्डिनेट हटा दोगे, क्योंकि उस लाइन में तो पैरेलल चल रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस में बाकी तो आएंगे। ठीक है ना? हाँ। तो एक्चुअली मैग्नीट्यूड निकालते समय गड़बड़ आ जाता है। मैग्नीट्यूड निकालते समय हमें दिखता है वेक्टर आर का वैल्यू अलग, जबकि हमें कौन सा वाला डिस्टेंस चाहिए। जैसे वायर ये दिया हुआ है, मैंने बोला यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो यहां पे तुम ये डिस्टेंस थोड़ी ना ले लोगे म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर में। समझ गए क्या? तुमको कौन सा वाला आर लेना है। ओरिजिन यहां दे दिया, बोला यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तुम्हें ओरिजिन से मतलब थोड़ी ना है, वायर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करके तुमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस नीचे लिखना होता है। याद आ गया क्या? तो वेक्टर में यही थोड़ा गड़बड़ आती है कि वो ओरिजिन से नापने लगता है डिस्टेंस, जबकि हमें वायर से परपेंडिकुलर लेना है, तो वायर का पैरेलल छोड़ देना। चलिए, तो मैंने ऐसा लिखा कि अगर ये पॉइंट P है और मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे हैं वेक्टर फॉर्म में, तो पहले तो उसका मैग्नीट्यूड आप सिंपली लिख दो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। ये क्या चीज है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के वेक्टर का वैल्यू, ये वेक्टर में मिल जाएगा आपको। और आगे डायरेक्शन के लिए क्या लिखना है? डीएल कैप क्रॉस आर कैप। डीएल कैप क्या है? जो डायरेक्शन ऑफ करंट होता है उसी को लेंथ वेक्टर बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं छोटा डीएल। तो इस वायर का अगर डायरेक्शन ऑफ करंट वाई एक्सिस है, तो हम यहाँ डीएल कैप की जगह जे कैप लिख देंगे। समझ गए क्या? अगर जेड एक्सिस के पैरेलल रखा रहेगा तो के कैप लिख देंगे, तो डीएल कैप। समझ गए? तो डीएल कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग करंट, और आर परपेंडिकुलर कैप मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर आर परपेंडिकुलर। इसको मान लीजिए लिख लिया। अब इस पे सवाल एक सॉल्व करके देख लेते हैं और क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं आ रहा है कि। पढ़ते हैं। अलोंग स्ट्रेट वायर अलोंग जेड एक्सिस कैरीज अ करंट आई इन द नेगेटिव जेड डायरेक्शन। डीएल कैप का डायरेक्शन बताओ। डीएल कैप इज माइनस के कैप। समझ गए? अच्छा बताओ, हमें मैग्नेटिक फील्ड कहां पे पूछा गया है? वायर किस डायरेक्शन में रखा हुआ है? जेड एक्सिस पे। और हमें कौन से पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है? एक्स कॉमा वाई पे। जेड दिया भी नहीं है। समझ गए क्यों नहीं दिया? क्योंकि जेड पे चलोगे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, डिस्टेंस केवल एक्स और वाई ही परपेंडिकुलर रहने वाले हैं। समझे?
लेकिन अगर एक्स कोमा वाई कोमा जेड लिखा रहता तो भी हम एक्स कोमा वाई पे ही निकालते, समझे क्या? समझ गए? तो यहां पे वेक्टर आर की जगह लिखा एक्स एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। आर का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? अपॉन मैग्नीट्यूड। आर कैप समझ गए? अब फॉर्मूले में वैल्यू रख रहे हैं, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर लिखा, मैग्नीट्यूड लिख दिया। म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर ये वैल्यू है, लेकिन हमको वेक्टर में आंसर चाहिए, तो मैंने आगे लिखा डीएल कैप क्रॉस आर कैप। आर कैप की जगह क्या लिखा? चलिए ट्राई करते हैं। माइनस के क्रॉस आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? के क्रॉस आई जे होता है, ऐसे होता है, आई और जे फिर के और फिर आई। के क्रॉस आई करेंगे तो जे होता, माइनस के क्रॉस आई करेंगे तो माइनस जे हो जाएगा। तो एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई दिखेगा भाई? एक्स तो एक्स ही रहेगा ना, एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई दिखेगा? माइनस जे। एक्स के साथ माइनस जे किसी ऑप्शन में है क्या? फर्स्ट वाले में सर वही पहले आंसर में है, ही है। पहले में ही है। और दूसरे में भी है, सभी में दिख रहा। माइनस के क्रॉस जे, तो जे क्रॉस के आई, के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस आई होगा, माइनस के क्रॉस जे करेंगे तो प्लस आई हो जाएगा। तो यहां आ गया म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, ये रूट और रूट 2 बार मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप। या दिखा कोई ऑप्शन? अगर इसमें z इक्वल टू 0 वाला प्लेन नहीं देके z इक्वल टू 5 या z इक्वल टू 10 वाला प्लेन बोल देता तो भी यही आंसर ही लिख देते, समझ गए क्या? क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल नॉट बी अफेक्टेड बाय कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट, समझ गए? ठीक। हमने करा हुआ इक्विलेटरल ट्राइंगल का, क्या बात कर रहे हो? 9/2 आया था कल आंसर में नंबर, कुछ याद नहीं आया? इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं याद आया? देखो क्या नंबर दिख रहा है, 9/2 पाई दिख तो रहा है, नंबर पे ध्यान दो बस। चलो ये कर लेते हैं। हाँ क्या कह रहे हो? हाँ तो कर लेना, वो तो करा हुआ है, एक ही सवाल करते रहोगे? तो दोबारा आ गया तो कर लेना, तो प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल है ये भी, प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल है, लेकिन ये दोनों एग्जाम में, जेई मेंस एडवांस दोनों में आ चुका है, तो इसको देख लेते हैं। लिखा हुआ लॉन्ग सोलिनॉइड लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर इज क्लोजली बाउंड एज अ स्पाइरल ऑफ एन टर्न्स। आप पहचानना जरा, ये सवाल इंटीग्रेशन बेस्ड है लेकिन अच्छा सवाल है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि करंट आई फ्लो करा, ये आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल जलेबी बनाया हुआ है, अंदर छोटा सर्कल से फिर सर्कल का रेडियस धीरे धीरे, जैसे ऑडियो टेप या वीडियो टेप देखे कभी आपने, ऐसे कैसेट में होते थे, है? तो उसमें भी टेप का जो थिकनेस होता है हर राउंड में उतना इंक्रीज होता चला जाता है रेडियस, है ना? तो एक राउंड लगाओगे फिर दूसरा राउंड लगाओगे तो रेडियस धीरे धीरे इंक्रीज होगा। तो इनर रेडियस ए है और आउटर रेडियस, और ए और बी के बीच में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है? इसमें लिखा हुआ है टोटल n टर्न्स है। क्वेश्चन ये है कि इसके पूरे कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या होगा? तो आप ये कह सकते भाई अगर ये पूरा एक ही रेडियस का होता तो फॉर्मूला होता म्यू नॉट एन आई बाई 2r, म्यू नॉट एन आई बाई 2r। लेकिन r का वैल्यू कहां से कहां तक लगातार बदल ही रहा है, a से लेकर b तक, इनर रेडियस a है आउटर b है, a से b तक बदल गया, तो 1/r का फंक्शन है
तो आप या तो जैसे थोड़ा पढ़े लिखे हो और एवरेज रूल जानते हो, एक बार हमने एवरेज रूल की बात किया था क्या, नहीं किया? हाँ, एक बार एवरेज टाइप का मैंने बताया, हाँ रेजिस्टेंस में थोड़ा सा बता रहा कि 1/r² दिखे फंक्शन में तो आप 1/r1 r2 लिख दो, और 1/r दिखे तो ln लिख दो, ln भी r2/r1/r2 मैंने ऐसा कुछ बताया था क्या? 4 बताए होंगे मैंने, ऐसे यहां पे लिखे होंगे। हाँ, एक होता है इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2, वो होता है लीनियर फंक्शन में। चलिए ठीक है, तो ln b/a, लेकिन सारे ऑप्शन में ln b/a चल रहा है, यहां पर ये दो ऑप्शन तो सही लग रहा है, इनमें से एक ऑप्शन उठा लेते हैं जो हमको ठीक लगेगा, वो ए वाला ही सही लग रहा है, और ए भी दिया हुआ। तो देख लो कैसे होता है ये, इसमें बहुत सारे टर्न्स बीच में बने हुए, इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है। जब भी लगातार रेडियस बदल रहा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक बीच का रेडियस पकड़ लेंगे। कितना रेडियस? आर रेडियस का एक सर्कल बनाया और उसका थिकनेस भी बड़ा छोटा सा ले लिया है, dr थिकनेस ले लिया। अब यहां पे देखो टर्म पकड़ना कि कौन सा टर्म यहां पे डिफरेंशियल यानी छोटा होने वाला है, ये इसका थिकनेस dr है। अब इस पूरा थिकनेस कितना था, पूरे पूरे सर्कल का, नहीं यहां से यहां तक पूरे सर्कल का, इनर रेडियस ये है, आउटर रेडियस भी है, तो पूरा थिकनेस कितना है? मतलब ये जो ऑडियो टेप बनाया उसमें टेप की थिकनेस कितनी दिख रही? पूरी b-a, और b-a पे कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं? n टर्न्स हैं। तो क्या ये जो पतला dr थिकनेस है इसमें भी n टर्न्स ही होंगे? इसमें तो कम होंगे ना नंबर ऑफ टर्न्स, तो इसके नंबर ऑफ टर्न्स को हमने dn मान लिया। dn इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन कितना थिकनेस? थिकनेस dr। अब यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं तो dn का वैल्यू n/b-a इंटू dr लिख दिया। ये कोई समझा क्या? पूरा थिकनेस कितना है और उसमें कितने टर्न्स हैं? n टर्न्स उसमें है, मतलब मान लो 100 टर्न होते तो इतने थिकनेस में 100 टर्न है, तो इतने जरा से थिकनेस में भी 100 है क्या? तो उस थिकनेस का कैसे निकालेंगे? तुम बोलोगे पूरा थिकनेस से डिवाइड करो और पतले थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दो तो इसके टर्न्स आ जाएंगे, समझ गए क्या? तो ये किसके नंबर ऑफ टर्न्स है? dr थिकनेस है। अब dr थिकनेस का देखो, एक सर्कल है रेडियस आर का, ये पूरा सर्कल रेडियस आर का है और इसका थिकनेस जरा सा है dr, और इसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? तो बताओ इस सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या होना चाहिए? तो तुमने बोला अगर रेडियस आर होता है तो मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0I/2r, लेकिन कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं? तो इसको किससे और मल्टीप्लाई, आपको याद आ गया क्या? अगर 2 टर्न होते हैं 2 से मल्टीप्लाई, 4 होते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई। ये इतना पतला है कि इसका हर जगह रेडियस आर ही है, ना ए है ना बी है, बीच का आर है, और उसके नंबर ऑफ टर्न्स dn है। तो ये किसका मैग्नेटिक फील्ड आया? ए किस सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड आया? ऐसे ऐसे सर्कल कहां से कहां तक पाए जाएंगे? ए से लेकर, और सबका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट, सबके करंट एक ही सेंस में घूम रहे लगातार, सबका मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में। इंटीग्रेशन कर देंगे ए से बी। अब dn का वैल्यू रख देते हैं यहां से, तो μ0 ni dr/2r b-a। dr/r का इंटीग्रेशन, dr/r हो गया, उसका इंटीग्रेशन ln चलेगा, ए से बी तक LNR। चलाएंगे तो ln b/a हो जाएगा, और बाकी सब कांस्टेंट बाहर निकाल लेते तो μ0 ni/2 बी, ये बाहर हो गया, और ln में B/A। b/a बच गया। ऑप्शन दिख रहा है कोई? ऑप्शन सेम सवाल, तो बोला ना, एक बार मेंस में आया एक बार एडवांस में आया, दोनों सवाल दिख रहे हैं। चलिए एक सवाल और पढ़ लो इसको, इसमें कुछ सॉल्व सर नहीं उसका करना ए है। होगा ना, इसके प्रीवियस वाले का? है सर ऑप्शन ए होगा क्या? इसमें, हाँ। इस फोटो में क्या ऑप्शन है? नो सर सी होगा। हाँ, तो इसमें सी बोलोगे और इसमें अलग अलग हो गया है, ए। दो बार आ गया सवाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये सवाल इतना सीधा नहीं था जितना सीधा से आंसर देख के लग जाता है कि ये तो आ जाए, क्योंकि इसमें कुछ वैल्यू नहीं कैलकुलेट करनी है, केवल हमें अपने आइडिया से डायरेक्शन पकड़ना है। यहाँ पे एक ऐसा लग रहा है जैसे कि नोटबुक के पेज को ऐसे फोल्ड कर दिया हमको, ठीक है ना। तो वैसे तो ये एक सिंपल पूरा एक लूप था, लेकिन मैंने इसको दो अलग अलग लूप इमेजिन कर लिया। अब मान लीजिए केवल ये वाला लूप होता है, इसे ये जो डॉटेड लाइन है ना यहां से अलग कर दो, तो केवल ये जो नीचे वाला लूप है इसमें जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, आपको डायरेक्शन ऑफ करंट भी बना देता हूं, ये ऐसे। तो अगर इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट का मैं अपना राइट हैंड घुमाऊं तो थंब किधर जाते हुए दिखेगा? देखो ये कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन का परपेंडिकुलर क्या होता है? जेड एक्सिस। तो इस प्लेन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर बनना चाहिए? के कैप में बनना चाहिए। और इस प्लेन, ये कौन सा प्लेन है बताओ? वाई जेड प्लेन। डायरेक्शन ऑफ करंट है, आपको डायरेक्शन ऑफ करंट दिख रहा है, तो उसमें राइट हैंड घुमाया तो थंब किस तरफ पॉइंट कर रहा है? एक्स एक्सिस की तरफ। जो तो ये थोड़ा राइट हैंड रूल लगा रहे हैं, जैसा यहां पे कर रहे हैं वैसा ही एग्जाम में होगा। यहां पे हाथ नहीं घूम पा रहा, एग्जाम में नहीं होगा, होगा नहीं। आप वहां देखेंगे तो चमत्कार देखेंगे, वहां पे लोग अलग अलग तरीके से डायरेक्शन निकाल रहे होंगे, ऐसे कोई ऐसे कर रहा होगा, फिर 15-20 पेन लगा के कोई ऐसे, फिर इधर फिर इधर फिर इधर, यहाँ पे फिर वहां पे। देखिएगा बड़ा एंटरटेनमेंट होता है अगल बगल वाले बच्चों को देखे कैसे इसका आप समझ जाएंगे कौन सा सवाल सॉल्व कर रहा है। डायरेक्शन ऐसे ही सॉल्व कर रहे हो और आप चुपचाप देखेंगे, आप ऐसे हाथ घुमाएंगे 2 बार और हो जाएगा आपसे। देखो हाथ घुमाया थंब ऊपर, इधर हाथ घुमाया थंब राइट में। राइट मतलब इस प्लेन का मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में गया और इसका किधर गया? के कैप। आई कैप और के कैप, मतलब आंसर में आई कैप और के कैप आएगा, जे कैप आएगा ही नहीं। ये सही। यूनिट वेक्टर बना रहे हैं तो 1/√2 लगा दिया। केवल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कोई वैल्यू कैलकुलेट नहीं करा रहे। तो 2 प्लेन हो गए, है ना। दो वायर्स हैं डायग्राम में, दोनों के क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दिख रहे क्या? ऐसे एक वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया, इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट किधर है? आउटवर्ड है। क्रॉस बना रहेगा तो इनवर्ड है, आउटवर्ड। समझ गए कैसे पता चलता है? एरो के हिसाब से। कभी एरो देखोगे तो एक एरो का शार्प एज होता है और पीछे ऐसे फूल सा बना रहता है, फेदर जैसा होता है पीछे, तो पीछे क्रॉस जैसा दिखा, ऐसे हो गया और यहाँ पे ऐसे क्रॉस। समझ गए? तो एरो आपसे अवे जा रहा है तो आपको उसका टेल यानी कि क्रॉस जैसा दिखेगा, और आपको एरो हेड आ रहा है तो पॉइंट जैसा। तो देयर आर टू वायर्स ऑफ क्रॉस सेक्शन, और यहाँ पे पॉइंट मतलब बाहर करंट आ रहा है, यहाँ पर भी बाहर करंट आ रहा है। अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, लिखा हुआ प्लेन इक्वल करंट फ्लोइंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर एज शोन। ठीक, अब आपको जल्दी से बताना, ऐसे थंब रखे तो इधर व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, ऊपर, और ऐसे हाथ घुमाएंगे तो इधर, ये पहले वाले वायर का लिख दिया, और इधर भी ऊपर, ये फर्स्ट वायर की वजह से लिख दिया, इधर फर्स्ट वायर है। सेकंड वायर के लिए बताओ, इधर भी थंब बाहर रखेंगे तो नीचे, इसको मैं ग्रीन लिख, ये नीचे हो गया, फिर इधर नीचे और इधर। तो आप देखो लेफ्ट राइट में ऐड हो रहा है, बीच में मैग्नेटिक फील्ड सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो बिल्कुल मिड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, यानी कि ए और बी में से कोई ऑप्शन सही है, सी और डी तो नहीं सही है। क्यों? क्योंकि बीच में भी ऐड कर रहे हैं। समझ गए क्या? हाँ, फिर उसके बाद डायरेक्शन अलग से देख लेते हैं किसका क्या है। और वैसे भी एक बार हमने देखा हुआ, जैसे अगर मैं इस 1 वाले वायर को क्रॉस करूंगा तो यहां पे जैसे आ जाऊं यहां पे, तो किसका मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड यहां पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन किसका स्ट्रॉन्गर है, 1 का या 2 का? इस पॉइंट पे रहेंगे तो। और व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मेड बाय 1? अपवर्ड है, यानी कि इस पॉइंट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड चलेगा, और इस वायर के लेफ्ट में मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड चलेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड अपना डायरेक्शन अपवर्ड से डाउनवर्ड यानी चेंज जरूर कर रहा है। इसका मतलब वेक्टर अगर ऊपर खत्म हुआ प्लस इंफिनिटी पे तो माइनस इंफिनिटी से। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी एक बार 2 चार्ज का लिखा था कि अगर ग्राफ ऐसे प्लस इंफिनिटी से आ रहा है तो दूसरे साइड में
माइनस इन्फिनिटी से उगेगा, अगर माइनस इन्फिनिटी पे खत्म हुआ तो प्लस इन्फिनिटी। तो वही ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला बी वाला ऑप्शन सही लग रहा है। देखो इसमें क्या है, इधर भी पॉजिटिव दिख रहा है और इधर भी पॉजिटिव दिख रहा है, इसका मतलब है कि इधर भी अपवर्ड है तो इधर भी अपवर्ड है, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है, एक साइड अपवर्ड है तो दूसरी साइड डाउनवर्ड है। इस वायर में भी एक साइड अपवर्ड है तो दूसरी साइड डाउनवर्ड है। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो जिसको नेगेटिव लिख रहा है तो उसका अपोजिट साइन को पॉजिटिव, तो उल्टा। बी वाला सही है। होमवर्क, होमवर्क ये कर लिया हमने, होमवर्क। ये वाला हो जाएगा। स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, ए बी वायर का मैग्नेटिक फील्ड क्या फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। ये हमने कर लिया। अब तो प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट फेज में जा रहे हैं। 3 रिजल्ट याद हो गए, स्ट्रेट वायर, सर्कल और सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का कोई सवाल भी नहीं आया, क्योंकि सोलेनॉइड का सवाल सीधा सीधा ही होता है, सोलेनॉइड के अंदर फील्ड बताओ, सोलेनॉइड के किनारे फील्ड बताओ, ठीक है। इसलिए रेयरली कभी पूछते हैं, लेकिन करना होता है। सोलेनॉइड एम्पियर्स लॉ के बाद अभी हम लोग फिर से सोलेनॉइड को सॉल्व करेंगे। अब सेकेंड फेज में क्या हो रहा है, अब ये याद करना है आपको, रिलेट करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के गॉस लॉ वाले फेज से। गॉस लॉ में जाने से पहले हमने क्या पढ़ा, फील्ड लाइंस पढ़ा। फील्ड लाइंस से इमेजिन करा किसको, फ्लक्स को। हमने बोला जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एरिया को क्रॉस करती हैं तो जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है हम उनको फ्लक्स बोलने लगते हैं, उससे इमेजिन करना आसान होता है। लेकिन फ्लक्स का वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ई डॉट डीएस या इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया ऐसे था। तो फ्लक्स से हमको एक इमेजिनेशन आ गया कि जहां ज्यादा फ्लक्स है वहां पे ज्यादा फील्ड लाइंस है, वहां पे ज्यादा चार्ज होगा। फिर हमने एक स्पेशल लॉ बनाया, गॉस लॉ, कि एक क्लोज्ड सरफेस बनाए तो उसके अंदर जितना ज्यादा चार्ज है नेट फ्लक्स भी उतना ही ज्यादा होगा, और क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल ऐसा ही रूल अब यहां पर भी बनाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड लाइंस की जगह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करेंगे। हालांकि फ्लक्स नहीं, अभी उसके बारे में बात करेंगे ज्यादा, फील्ड लाइंस के बारे में बात करेंगे। तो आपको प्रॉपर्टीज पुराने जैसी दिखेंगी। रही क्या, इसमें चारों में से कौन सा वाला फोटो सही लग रहा है? सर नॉर्थ से साउथ जाएगा। ए और बी गलत है, ये बात क्लियर है। क्या गलती है, कभी भी ब्रोकन फील्ड लाइंस नहीं हो सकती है मैग्नेटिक सर फील्ड के। डी ऑप्शन मैग्नेटिक फील्ड होगा। की फील्ड लाइन हमेशा क्लोज लूप होगी, ऑलवेज क्लोज लूप, हमेशा क्लोज लूप है। तो यहाँ पे क्लोज लूप नहीं है, नॉर्थ से साउथ जा रहा है, यहाँ पे क्लोज लूप नहीं, साउथ से नॉर्थ जा रहा है। और जो बाहर की दुनिया है वहां पे फील्ड लाइन हमेशा नॉर्थ से साउथ चलेगी, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। इस डायग्राम को पहचान लेना। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, ये वाला ठीक लग रहा है। हाँ ये वाली ठीक। चलिए पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। लिखा मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर मूव, लाइंस मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ outside the magnet and from south to north inside the magnet. Tangent at any point field lines gives the direction of magnetic field but not of magnetic force. वहां पे पहले हम लोग बोलते थे तो फोर्स का डायरेक्शन भी और फील्ड का डायरेक्शन सेम है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड के ऊपर टेंजेंट लगाओगे उसी डायरेक्शन में फोर्स आ जाएगा, अगर नेगेटिव चार्ज रखोगे तो फोर्स उल्टा हो जाएगा लेकिन रहेगा उसी लाइन पे। इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते थे, याद आएगा? लाइन ऑफ फोर्स, यहां पे लाइन ऑफ फोर्स नहीं कहते, यहां पे क्या कहते हैं, फील्ड लाइन कहते हैं, लाइन ऑफ फोर्स। ये क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट नेट मैग्नेटिक फील्ड। नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर।
ये तो हमारा पुराना वाला ही लूट हो गया, क्यों भाई? ये इसको हटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस थ्रू a cross section area is proportional to magnetic flux. फ्लक्स की प्रॉपर्टी बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी कहानी हमको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गई है। एक चीज और बताता हूं आपको। अगर मान लीजिए मेरे पास ये क्लोज्ड कॉइल है और क्लोज्ड कॉइल में करंट का डायरेक्शन ऐसे दिया हुआ है, अगर मैं पूछूं सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, तो आपने इधर ही लूप में हाथ घुमाया राइट हैंड और थंब नीचे की तरफ आने लगा, तो आपने बोला यहां पर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। अब मैं अगर आपको बोलूं कि इसको आप इमेजिन करो एक बार मैग्नेट की तरह, जैसा पिछले फोटो में था, तो बार मैग्नेट मैंने ऐसे लगा दिया इसके अलोंग ही ऐसे, तो उस बार मैग्नेट में ऐसा फील्ड लाइन है और ऐसे ये जा रहा है, और यहां से घूम के ये फील्ड लाइन वापस आके जुड़ जाएगा। तो मुझे बताओ इस बार मैग्नेट का भी अगर ऐसा ही फील्ड लाइन बनाना हो तो नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट किस तरफ होगा? नीचे होगा, और साउथ पोल? अब मैं फिर से बनाता हूं इसको। इसका मतलब है ये जो कॉइल कभी भी आपको दिखे और उसमें करंट फ्लो हो रहा हो, तो उस कॉइल में आपने राइट हैंड घुमा के थंब जिस तरफ बनाया उस तरफ उसका, और उसके ऊपर वाले मतलब अपोजिट साइड में साउथ पोल है। एक बार और ट्राई करते। मान लीजिए यहां सामने कॉइल दिख रहा है जिसमें, ओए बातें नहीं बे लड़की, क्या हुआ? नहीं नहीं, वो तुम भी बात करी थी क्या? तुमको तो कुछ कहा ही नहीं, चोर की दाढ़ी में तिनका। वो पीछे वाली लड़की को बोल रहा हूं मैं। हाँ, डांट दो उसे जरा। बातें नहीं भाई, पूरा उधर ही घूमे जा रहे हो, इधर इधर देखो। और तुम लोग पीछे, हेलो लड़कों, क्या नाम है आपका? नहीं तो मेरा नाम करमेंद है, अब बता दो। हाँ जी, सोहेल। तुम्हारा नाम क्या है? अक्षत। शांत रहो भाई, तुम लोग बहुत ही नाटक कर रहे हो तब से। कमेंटबाजी नहीं करो और शांत रहो तुम लोग सब पीछे, 4-5 जो बैठे हो, तीनों लड़के और उसके नेक्स्ट लाइन में जो 1-2 लड़कियां हैं वो बहुत बातें कर। पढ़ना बहुत पीछे चला गया, वहां तो पहुंचा ही नहीं मैं कि पढ़ो। मैं कह रहा हूं बाकी लोगों को डिस्टर्ब नहीं करो, शांत रहो। तो अगर मान लीजिए इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट हमको ऐसा दिख रहा है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो आप राइट हैंड घुमा दो, थंब जिस तरफ आ गया वो साइड में नॉर्थ पोल हो गया, और उसके अपोजिट साइड में। तो अभी जो आपको दिख रहा है ये फेस क्या है? नॉर्थ पोल का फेस है साउथ पोल का? ये नॉर्थ पोल दिख रहा है आपको, समझ गए ना? साउथ पोल किधर है? पीछे है। तो इसको डायरेक्शन ऑफ करंट से भी मैच करते हैं। ये बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है हमारा। सोलेनॉइड भी यही होता है, क्लोज कॉइल में कभी भी हो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, मतलब वो बिल्कुल उसकी तरह बिहेव करेगा जैसे एक बार मैग्नेट जिसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल मार्केट में खरीदते हैं, वो आयरन का टुकड़ा, बिल्कुल वैसे बिहेव करेगा। तो ये नॉर्थ पोल की तरह है सामने वाला फेस, और इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट से भी मैच करेगा, मतलब ऐसे भी बना देते हैं फोटो लोग। ठीक है, 10th में बनाया था। और इसमें अगर डायरेक्शन का ऐसा क्लॉकवाइज दिख रहा है तो ये वाला फेस आपको समझ गए। तो कोई कहता है भाई हमारे को मार्केट बंद है, मैग्नेट नहीं मिल रहा है, तो आप एक बैटरी से एक क्लोज कॉइल ऐसे कनेक्ट कर दो, वो अपने आप मैग्नेट हो गया, वो हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। उसमें भी एक फेस साउथ पोल है तो दूसरा फेस वो आपको देखने में दिखेगा। जैसे मान लीजिए अगर सामने यहाँ पे कॉइल होता और मैं कहता करंट आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज है, तो मेरे लिए यही करंट क्लॉकवाइज हो जाएगा। उल्टा बोल दिया मैंने, आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है तो मेरे लिए
ये तो आपको क्लॉकवाइज ही दिख रहा है ना, मुझे एंटी क्लॉक। ठीक है, अरे नहीं नहीं, देखो ना, तुमको क्या दिख रहा है यहाँ पे, क्लॉकवाइज मतलब तुम्हारे साइड में साउथ पोल है, तो मेरे को क्या दिख रहा है, तो मेरे साइड में क्या है, समझ गए ना। तो एक मैग्नेट ऐसे हो गया इसी कॉइल के अंदर, तो एक साइड अगर साउथ पोल है तो उसके पीछे वाले साइड में, तो बीच में कॉइल रखूंगा तो मैं या तो नॉर्थ फेसिंग होगा तो तुम साउथ फेसिंग हो गए, समझ गए। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंसिटी, यानी लाइन पास पास होंगी तो फील्ड का वैल्यू, और दूर दूर होंगी तो, ये हमको पता चल गया। ये सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, लेकिन अगर मैं इनके डायरेक्शन के हिसाब से देखूं तो इधर की तरफ नॉर्थ पोल है, क्योंकि इधर से फील्ड लाइन बाहर आ रही है, और ये घूम के दूसरे साइड में जा रही है तो इधर, तो सोलेनॉइड एक्चुअल पिक्चर में भी उसी बार मैग्नेट की तरह ही होता है, सोलेनॉइड की लेंथ में ही उस बार मैग्नेट का लेंथ है, समझ गए क्या। ये लिखा लिखा है क्यों आया, कहाँ गया। इसको समझना, ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीन फील्ड के केसेस और फॉर्मूले हो चुके हैं, उसको पकड़ लो। ये नेक्स्ट फेज है जिसमें हम लोग गॉस लॉ जैसा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, गॉस लॉ जैसा ही है पर थोड़ा अलग है। तो समझ लो कि ये बंदा जो है बड़ा साइंटिस्ट बन गया होगा, तो उसने पहले सारी किताबें पढ़ ली, किसकी, गॉस वाली और कूलम वाली और न्यूटन वाली सारी। तो उसने सोचा कि एक फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा कि ई डॉट डी एस करें और क्लोज्ड इंटीग्रेशन कर दे तो क्या बन जाता है, क्यू एनक्लोज्ड बाय, इसको क्या कहते हैं, गॉस लॉ। गॉस लॉ कहते हैं। अगर इसमें हाईली सिमेट्रिकल केस हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, एरिया से डिवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यानी फॉर्मूला कैलकुलेट हो जाएगा, मेहनत रिलेटिवली बहुत कम लगती है, गॉस लॉ से सॉल्व हो जाता है। उसने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड में भी कोई ऐसा पिक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसने बी डॉट डी एस करा और बी डॉट डी एस कैलकुलेट करा तो जीरो आ गया, पोपट हो गया। अब जीरो में तुम कुछ भी डाल दो तो जीरो ही रहेगा, चाहे कितनी भी सिमेट्री लगा दो। उसका रीजन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्लोज्ड लूप बनाते हैं, तो अगर कोई भी डिब्बे के थ्रू कुछ फील्ड लाइंस पास कर रही है तो जितनी फील्ड लाइन इस बॉक्स के अंदर जाएगी वो अंदर टर्मिनेट नहीं हो सकती, वो दूसरे साइड से बाहर जाके वो क्लोज लूप जरूर बनाएगी। तो जितना फ्लक्स अंदर जाएगा उतना ही बाहर आएगा, क्योंकि हर फील्ड लाइन क्लोज लाइन है, समझ गए ना, हर फील्ड लाइन क्लोज लाइन है, तो वो बीच में कहीं गायब नहीं हो सकती, वो वापस अपने पुराने वाले रास्ते को वापस कोइंसाइड वापस टच करती है। तो कोई भी लाइन अगर एक साइड से एंटर करे और दूसरे साइड से बाहर आए तो टोटल फ्लक्स क्या होने वाला है। उसने किताब पलट के देखा तो ये भी गॉस लॉ ही है, समझ गए क्या। तो ये सारा फ्लक्स का ठेका किसने ले रखा है, गॉस ने। तो उसने इलेक्ट्रोस्टैटिक में फ्लक्स निकाला, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, और मैग्नेटिक फील्ड में जब फ्लक्स निकाला तो उसका आंसर जीरो कर दिया, दोनों गॉस लॉ हो गए। ठीक है, इसका लॉजिक क्या है आपको बोलना है, क्लोज्ड लूप्स हैं, इसलिए जितना फ्लक्स एंटर करेगा तो जितना नेगेटिव हो गया उतना पॉजिटिव, नेट फ्लक्स जीरो हो गया। तो फिर दूसरा रूल बनाने की कोशिश किया कि ऐसा करते हैं कि एक बार ये देखा गया कि ई डॉट डीएल, ये ई डॉट डीआर पोटेंशियल डिफरेंस है, ई डॉट डीएल का वैल्यू क्लोज्ड लूप के लिए सॉल्व किया तो आंसर जीरो आ गया। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक में चलोगे किसी एक पॉइंट से और सारा लूप घूम के वापस उसी पॉइंट पे आ गए तो जितने पोटेंशियल से चले उतने ही पोटेंशियल पे आ गए, तो डिफरेंस कितना हो गया। ये कहां पढ़ा आपने, हाँ लूप लॉ में पढ़ा, ये किरचॉफ्स लॉ था, याद आ गया। किरचॉफ्स लॉ क्या बोलता था, किसी भी क्लोज्ड सर्किट में क्लोज लूप में चलोगे तो सारे पोटेंशियल डिफरेंस का सम जीरो मिलेगा,
नहीं तो आप इसको प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड भी बोल सकते हो कि कंजर्वेटिव फील्ड में क्लोज लूप के ऊपर लाइन इंटीग्रल 0 आ जाता है। ठीक है, ये कब पोटेंशियल डिफरेंस है इस टर्म का नाम। ई डॉट डीएल में माइनस लगा दो तो बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या सर्कल क्या बोलता है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन। क्लोज्ड इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जहां से स्टार्ट हुआ घूम के वहीं पे आना पड़ेगा, चाहे किसी भी रास्ते से आओ, आपको पोटेंशियल डिफरेंस का टोटल क्लोज्ड इंटीग्रल 0 मिलेगा। यानी सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज 0। किरचॉफ्स लॉ भी बोल सकते हो, कंजर्वेटिव फील्ड भी बोल सकते हो, और इस टर्म का नाम ई डॉट डीएल का नाम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो एम्पियर ने ऐसा ही सॉल्व किया मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और सॉल्व किया तो ये रिजल्ट बड़ा अच्छा बन गया, और ये रिजल्ट बन गया एक कांस्टेंट म्यू नॉट इनटू एनक्लोज्ड करंट। अब इसका क्या मतलब है ये मैं सिखाता हूं कि अगर कहीं पर भी करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, चाहे जितने भी वायर हो, एक वायर हो या 2 हो या 3 हो, अलग अलग मैं 2-3 वायर बना देता हूं, मान लो 2 है, यहां I3 है, और हम रैंडमली कोई भी एक क्लोज लूप बनाए, ये मैंने बनाया। जैसे गॉसियन सरफेस कौन बनाता है, हम बनाते हैं। हम किस शेप का गॉसियन सरफेस बना सकते हैं, किसी भी शेप का बना सकते हैं भाई। आपको याद होगा ऐसे टेढ़े मेढ़े कैसा भी गॉसियन सरफेस बना दो, अगर चार्ज एनक्लोज क्यू है तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आंसर लिखना पड़ेगा, सरफेस के शेप से फर्क नहीं पड़ता। तो सरफेस सिमेट्रिकल बनाते थे, ऐसा क्यों बोलते थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते समय इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालनी तो चाहे जैसा भी सरफेस बनाओ, समझ गए क्या। तो यहां पे एक क्लोज्ड लूप मैंने बनाया। अब इस क्लोज्ड लूप के अंदर से जो जो वायर जा रहा है, उसी वायर के करंट को क्या कहते हैं। तो उसने बोला कि अगर कैसा भी शेप का लूप हो लेकिन क्लोज्ड लूप है, तो उसका बी डॉट डीएल का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो आंसर हमेशा उन्हीं करंट पे डिपेंड करेगा जो करंट लूप के अंदर से पास करेगी, इस पे नहीं डिपेंड करेगा। ये तो बिल्कुल गॉस लॉ जैसा ही फीलिंग दे रहा, बस यहां पे लूप है, क्लोज्ड सरफेस नहीं है, लूप है। और लूप है तो उसके थ्रू कुछ करंट कैरिंग वायर उस लूप के सरफेस ऐसे क्रॉस करते हुए जा रहे होंगे। ठीक है, अगर आपको थोड़ा और अच्छा इमेजिनेशन चाहिए तो आप इस लूप के ऊपर एक मेम्ब्रेन जैसी इमेजिन कर लो, जैसे क्लिंग फॉयल पॉलीथीन जैसा, समझ गए ना, ऐसा सरफेस इमेजिन कर लो। तो जो जो वायर इसको सरफेस को क्रॉस करेगा उससे वो जो फॉइल है उसमें होल बन जाएगा, समझे क्या। और जो नहीं पास होगा उसका होल नहीं बनेगा। तो आप बोलते हैं कि करंट पासिंग थ्रू सरफेस एनक्लोज्ड बाय दिस क्लोज लूप्स। ऐसे कभी कभी किसी किसी बुक में पढ़ोगे तो वहां पे लिखा रहता है कि दिस आई एनक्लोज्ड इज करंट पासिंग थ्रू सरफेस एनक्लोज्ड बाय दिस। तो किसको सरफेस बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है कि मान लीजिए ये जो कॉइल है, ये जो क्लोज लूप है, इसके ऊपर आपने एक फॉइल जैसा इमेजिन कर लिया, तो जो वायर इसके थ्रू पास करेगा वो उस सरफेस को होल करते हुए चला जाएगा, समझे क्या। तो इसमें कितने होल बनेंगे, एक से I1 करंट है और एक से I2 करंट है, तो टोटल करंट आपको लिख लेना है, समझ गए क्या। ठीक है, बी डॉट डीएल। अब देखो इसका, इसमें खास बात क्या है, बी क्या है और डीएल है। ये जो लूप हमने लिया इसका छोटा सा टुकड़ा, तो इसके सारे डीएल 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 कब तक लेने हैं, जब तक ये पूरा क्लोज लूप ना हो जाए। तो कितने कितने लेंथ के लिए बी डॉट डीएल सॉल्व करना है, पूरे क्लोज लूप के पूरे लेंथ। जैसे यहां से स्टार्ट हुआ तो पूरा रास्ता घूम के यहां पर वापस आएंगे तो पूरा बी डॉट डीएल का वैल्यू म्यू नॉट आई बनेगा। इससे क्या फायदा होगा, कुछ ऐसे सोचना नहीं अभी, केवल इसको सीखना है। इस बी डॉट डीएल का मतलब क्या है, जैसे ई डॉट डीएल का क्या मतलब था, पोटेंशियल डिफरेंस। बी डॉट डीएल का कोई मतलब नहीं है। बी डॉट डीएल का नाम क्या है, कोई नाम नहीं है। इस क्या फिजिकल क्वांटिटी है, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इसका क्या इमेजिनेशन है, कोई इमेजिनेशन नहीं है। इसको कैसे समझेंगे, इसको समझना भी नहीं है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर
क्लोज्ड लूप। बोले इतना लिखने क्या जरूरत है, तो बी डॉट डीएल ऐसे ही पता है आपको, बी डॉट डीएल लाइन इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड लूप, इसका नाम यही है। और इसका मतलब क्या है, कोई मतलब नहीं है, समझ गए। तो उसने कैलकुलेट क्यों किया, क्योंकि उसने सिमेट्री बढ़ाने की कोशिश की, और ये जो वैल्यू है ये ऐसे आई के प्रोपोर्शनल आने लगी, तो उसको एक एक चीज मिल गई। अब उस चीज पे बिल्डअप कर देंगे कहानी, तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड हमको किसी ना किसी केस का सॉल्व होने लगेगा। लेकिन उसके लिए क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, लाइन इंटीग्रल में बोलते भी यही है। तो सवाल कैसा पूछेंगे, सवाल ऐसे नहीं पूछेंगे थी कि मैग्नेटिक पोटेंशियल बताओ, क्योंकि इसका नाम मैग्नेटिक पोटेंशियल या मैग्नेटिक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इसका नाम ही क्या है, लाइन इंटीग्रल। तो या तो लाइन इंटीग्रल शब्द लिखा रहेगा या फिर बी डॉट डीएल लिखा रहेगा। तो आपको समझ जाना है कि भाई ये बी डॉट डीएल पूछ रहा है, तो आप देख लो क्लोज लूप है कि नहीं। अगर है तो ये देख लो कि कौन सा करंट उसके अंदर से जा रहा है, और जो करंट बाहर से जा रहा है उसको नहीं लिखना, और किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा। समझ गए क्या, इतना ही है, इसमें कोई छुपा हुआ सवाल नहीं पूछा जा सकता। जैसे अगर मान लीजिए मैं एक दूसरा लूप दे दूं, ऐसे एक लूप बना दिया मैंने, ये लूप नंबर 2 है, और मैंने बोला इस लूप के लिए बी डॉट डीएल का वैल्यू बताओ। तो ऐसा ही लिखा है देखो मैंने, ठीक है। तो आपको ना तो बी कैलकुलेट करना है, ना डीएल के साथ उसको डॉट प्रोडक्ट करना है, ना इंटीग्रेट करना है, ना कुछ सॉल्विंग करनी है, आपको केवल एम्पियर लॉ लगाना है। एम्पियर लॉ क्या कहता है कि अगर किसी लूप के अंदर से कोई वायर पास करेगा तो उसके करंट को लेके यहां लिख दीजिए, आंसर क्या लिख देंगे, म्यू नॉट I2 प्लस I3। I1 क्यों नहीं लिखा, वो वायर लूप से पास नहीं किया, उसको नहीं लिखा। ये तो गॉस लॉ जैसा ही फीलिंग दे रहा। अब मैं आपको दूसरा चीज पूछता हूं, ये बी डॉट डीएल जो कैलकुलेट कर रहे हैं इस केस में उसमें ये मैग्नेटिक फील्ड किस वायर की बनी हुई है, I1 I2 या I3 की, तीनों की। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में भेदभाव नहीं होता, समझ गए क्या। तो वायर को पहले से ही पता रहता है क्या कि कोई लूप बना देगा, जैसे 1 को पता चल गया कि अरे लूप तो 2 पे बना दिया, ये अपना फील्ड हटा लेगा क्या, समझ गए। तो यहां फील्ड किसकी है, फील्ड तीनों की है, लेकिन लूप हम जब बनाते हैं तो आंसर किस पे डिपेंड करता है, उस लूप के आंसर का वैल्यू उसी पर डिपेंड करेगा जो करंट लूप के थ्रू पास कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड सारे बना रहे, समझ गए। तो जब एम्पियर्स लॉ से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो किसका मैग्नेटिक फील्ड आएगा, जिसके चारों तरफ लूप है उसका, या हमेशा नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी किया था। ये तो सवाल भी कई बार हमको दिखा होगा कि क्यों कुछ चार्जेस अंदर हैं कुछ बाहर हैं, ई क्या है, तो आप बोलते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेड बाय ऑल चार्ज इनसाइड आउटसाइड। हाँ नहीं, धीरे धीरे बोलो। सेम मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे मतलब क्या हुआ, सर्कल ही बोलो, हाँ सर्कल ठीक था, स्फेरिकल नहीं था। किसका जीरो होगा, हाँ नहीं तो कैंसिल क्या होगा, फ्लक्स तो कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हैं, फ्लक्स तो कैलकुलेट ही नहीं कर रहे, बी डॉट डीएल फ्लक्स तो नहीं है। तो बी डॉट डीएल क्या है, कुछ नहीं है, यही तो मजेदार बात है। इसका नाम क्या है, यही नाम है लाइन इंटीग्रल। इसका मीनिंग क्या है, कोई मीनिंग नहीं। इसका इमेजिनेशन क्या है, कोई इमेजिनेशन नहीं। जैसे फ्लक्स इमेजिन करना है तो तुम क्या बोलते हो कि जरूर फ्लक्स कैलकुलेट करते समय कोई सरफेस होगा और कुछ एरो होंगे जो उस सरफेस को क्रॉस करके इधर से उधर जा रहे हैं, ऐसे एरो क्रॉस किया, आपने बोला ये जितनी लाइंस हैं सब मिला के बोलोगे तो फ्लक्स हो जाएगा। जैसे यहां पे मैंने एक सरफेस एरिया बनाया, इसमें से मैंने कुछ 3-4 लाइनें क्रॉस होके अंदर जाते हुए दिखाई, ये क्या है, ये फ्लक्स है इस सरफेस का। लेकिन मैंने दूसरा सरफेस बनाया, वही लाइन उससे भी बाहर आ गई, तो वो क्या है, वो उस सरफेस का फ्लक्स है। अगर टोटल फ्लक्स बोलेंगे तो
ये नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, टोटल 0 हो गया, समझ गए। तो फ्लक्स इमेजिन होता है, बी डॉट डी एल कोई इमेजिन, लेकिन उसका नाम ही यही है, क्या, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक। यही तो मजेदार बात है। इसको कहते क्या है, इस रिजल्ट को कहते हैं सर्किटल लॉ। सर्किटल लॉ का मतलब ऐसे क्लोज लूप बनाना है, क्लोज सर्किट हो जाए, क्लोज सर्किट, समझ गए, क्लोज सर्किट, सर्किटल लॉ। इसका शेप कैसा हो सकता है, कैसा भी ले सकते हैं। अगर हमने यहां पे लूप बना लिया होता तो बी डॉट डीएल का आंसर 0 हो जाता, कोई भी वायर इससे पास। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कौन बनाएगा, तीनों मैग्नेटिक, बी है और डीएल भी है, तो भी बी डॉट डीएल का आंसर क्या आ गया, 0। समझ गए क्या, बड़ा कमाल है इसमें। अब बी डॉट डीएल के आंसर में कई बार जो लूप दिया होता है उसका भी डायरेक्शन दिया होता है चलने का, यानी कि उस लूप में या तो आप क्लॉकवाइज चल सकते हो या फिर ऐसा दिया रहता है कई बार एग्जाम में, नहीं भी दिया हो सकता है, दिया भी हो सकता है। अगर दिया है तो क्या नोटिस करना है, एक वायर है ऐसे, एक वायर है ऐसे, तीसरा वायर है ऐसे, इसको लिख दिया I1, ये है I2, ये है I3, और हमको एक रैंडम लूप दे दिया क्लोज्ड, ये हमारा एम्पेरियन लूप बोल रहे हैं इसको। ये एम्पेरियन लूप गॉसियन सरफेस की तरह क्लोज्ड लूप ही होगा हमेशा, ठीक है। और इसी लूप के लिए हमें क्या वैल्यू निकालना है, बी डॉट डीएल का वैल्यू निकालना है, ठीक है। लेकिन इस लूप में हमको ऐसा एरो बना के दे दिया है, मतलब जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो हमसे ये कह रहा है कि इस लूप में आप अगर चलेंगे तो आप क्लोज लूप में ऐसे भी चल सकते हैं और इधर से घूम के भी चल सकते थे, लेकिन चलना कैसे है, वो आपको एंटी क्लॉकवाइज ही चल के वापस आना है, ऐसे ही करना है। क्लॉकवाइज नहीं जा सकते क्या, अभी नहीं जा सकते, इसमें इसमें एरो बना दिया, ठीक है। अगर एरो नहीं होता तो हमारी चॉइस है, हम दोनों तरफ से कोई भी डायरेक्शन से चल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें आपको दिख रहा है ना कि तीनों वायर इसी के थ्रू ही पास हो रहे हैं भाई, अंदर है लूप के कि बाहर है, अंदर है, तो सारा करंट ऐड करना है, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि डायरेक्शन ऑफ करंट में डिफरेंस है। हाँ, हाँ, ये कह रहे I1 और I3 माइनस होगा और I2 प्लस हो जाएगा, या फिर I1 और I3 प्लस होगा और I2 माइनस हो जाएगा। लेकिन इन्होंने जो सजेशन दिया वैसे ही करेंगे, ऐसा क्यों बोला, हाँ सर क्योंकि वो इनवर्ड है, आउटवर्ड है। क्योंकि ये जो डायरेक्शन ऑफ लूप का मूवमेंट है वो हमारे राइट हैंड रूल से जिस करंट से मैच करेगा वही करंट हमें प्लस लेना है और उसका अपोजिट करंट। आपको ये वाला तभी कहानी यूज करना है जब लूप में सेंस ऑफ मूवमेंट दिया हो, जैसे इसमें किधर चलना है, हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है, ऐसा लिखा है सवाल में। तो मैंने अपने राइट हैंड में एंटी क्लॉकवाइज, हाँ राइट हैंड के फिंगर्स घुमाया तो थंब आउटवर्ड आ रहा है, इसका मतलब है वॉट एवर करंट इज ऑलरेडी इन आउटवर्ड डायरेक्शन विल बी ट्रीटेड एज पॉजिटिव करंट, और बाकी करंट्स हो गए। तो बताइए इसमें आंसर क्या लिख देंगे, म्यू नॉट I2। तो आंसर में प्लस या माइनस का डिफरेंस इसमें आ सकता है, लेकिन ये बात आपको पता है कि अंदर से जो करंट पास होगा वही लेना है। कई बार ये एरो नहीं बना रहेगा तो फिर तो आप कुछ भी लिख सकते हो ना, जो बड़ा वैल्यू है उससे छोटा, ठीक है। जब हम लोग गॉस लॉ पढ़ते थे तो हमारे पास दो तरह के क्वेश्चंस बनते थे, एक सवाल में फ्लक्स कैलकुलेट करने का ही सवाल होता था कि क्यूब के सेंटर पे चार्ज रखा है, एक सरफेस का फ्लक्स बताओ, कुछ याद आया क्या,
तो आप बोलते थे टोटल फ्लक्स हमें पता है तो 1/6 कर देंगे, कुछ याद आएगा? क्यूब के फेस के सेंटर पे चार्ज रखा है तो क्यूब के थ्रू फ्लक्स बताओ, तो आपने एक और क्यूब लगा दिया, फिर 2 क्यूब का फ्लक्स हो गया, कुछ याद आएगा? तो ये सवाल में फील्ड नहीं निकाल रहे हम लोग, फ्लक्स ही पूछा जा रहा है। ऐसे ही इनमें भी 2 तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। एक, बी डॉट डीएल का वैल्यू पूछना, एक तरह का सवाल, आप समझ गए क्या? लेकिन यहां पे क्या मामला गड़बड़ है कि बी डॉट डीएल का कोई नाम या किसी फिजिकल क्वांटिटी का कोई उसमें आइडेंटिफिकेशन नहीं है, छुपा के नहीं पूछ सकता कि पूछ लिया फ्लक्स और ई डॉट डीएस सॉल्व करना है, तो वो यहां छुपा के नहीं पूछ रहा, क्या कह रहा है? बी डॉट डीएल बताओ। बट कभी कभी क्लोज लूप बना देंगे और कभी क्लोज लूप। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आप मुझे बताना। एक वायर है जिसमें करंट आई है, आप आराम से समझना, बहुत ही सिंपल सवाल है। इस वायर इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, ये वायर हो गया। इस वायर से किसी एल डिस्टेंस दूर यहां परपेंडिकुलरली एक रास्ता बना है, इस रास्ते का नाम ए बी रास्ता है। और इस रास्ते में हम ए से चल के कहां जा रहे हैं? क्या ये क्लोज लूप है? क्लोज लूप है क्या? सवाल क्या पूछा? फाइंड, इसको मैं यहां एल बोल देता हूं, यहां भी एल बोल देता हूं, यानी टोटल लेंथ कितना है रास्ते का? तो मैंने बोला फाइंड बी डॉट डीएल, कहां से कहां तक। क्या क्लोज इंटीग्रेशन लगाएंगे यहां साइन? क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि क्लोज पाथ ही नहीं। अब एम्पियर्स लॉ किस पे ही काम करता है? तो क्लोज पाथ पे काम करे, मतलब इस पे नहीं काम करेगा एम्पियर्स लॉ। लेकिन हम लोग इसको कॉन्सेप्ट वही लगा देंगे जो पुराना हमने सीखा था गॉस लॉ में, कुछ कुछ वैसे ही। क्वेश्चन पूछा ए से बी तक बी डॉट डीएल बताओ, बी डॉट डीएल ही लिखा रहेगा, कोई और नाम या इसका कोई और सिंबल नहीं है, फाई नहीं लिख सकते, कुछ और नहीं, ये ठीक है। तो मैंने ऐसे सोचा कि अगर ये कोई क्लोज लूप होता तब हम आंसर आसानी से म्यू नॉट आई लिख देते, इसमें करंट क्या है। तो क्या ऐसा क्लोज करने के लिए कोई लूप चारों तरफ बना सकते? क्या आपको दिखा? क्या आपको ऐसा दिखा कि जितना यहां पे 2L है उधर 2L 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 लगाए तो पूरा एक स्क्वायर हो गया? अच्छा, ये वायर कहां पे है उस स्क्वायर के? आप कहेंगे बिल्कुल सेंटर पे वायर है। सेंटर पे है तो जितना ऊपर वाले रास्ते का बी डॉट डीएल है उतना ये साइड का, नीचे का, चारों तरफ का एक जैसा हो गया। क्या बोल दिया इसको? सिमेट्री लगा दी। कुछ समझ में आ गया? तो आपने बोला ये तो वैसे ही सवाल हो गया जैसे कि एक फेज से पूछते थे, हमें पूरा 6 फेज लगाया, पूरा डब्बा बंद हो गया। तो क्या ये क्लोज लूप हो गया? अब ये सवाल तो आसान है क्योंकि ये मैंने जानबूझ के ऐसा दिया कि एल लेंथ पे 2L लेंथ का डंडा बना दो। तो आपने 2L इधर बनाया, 2L इधर बनाया, 2L इधर बनाया, तो 4 मिला के पूरा आंसर क्या है? म्यू नॉट आई। बट चारों के पास बराबर बी डॉट डीएल होगा कि नहीं? क्योंकि क्योंकि सिमेट्री है। सिमेट्री दिख रहा है, एक जितना आगे उतना ही पीछे, उतना ही ऊपर उतना ही नीचे। तो 4 रास्ते सिमेट्रिकल हैं, चारों को बराबर होना चाहिए। वैल्यू म्यू नॉट आई, एक रास्ते का कितना हुआ? क्या आपको समझ में आया ये बात? क्या आंसर लिख दें? इसमें कौन सा तरीका लगाया आपने? एम्पियर्स लॉ ही लगाया, बस पहले क्या कन्वर्ट कर लिया? क्लोज लूप। फिर क्लोज लूप में जो रास्ता बचा, मतलब जितने का निकालना उतना डिवाइड कर दिया। समझ गए? तो इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। लेकिन ये जो इनफाइनाइट वायर वाले क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत ही आसान होते हैं। तो इसमें इसका भी बेटर वर्जन है आंसर का, प्रोवाइडेड आपको जो लेंथ, मतलब कोई भी लेंथ के लिए हम बी डॉट डीएल का वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे ऐसे मत सोचना सर ये तो एल दे दिया, अगर ये इतना सा ही लेंथ L/4 दिया होता तो क्या हम L/4 का बनाते? तो फिर तो मामला गड़बड़ हो जाता। कुछ समझे क्या? फिर थोड़ी ना क्लोज डब्बा बनने वाला है, तो कोई पास आ गया कोई दूर आ गया, फिर वायर के चारों तरफ तो होगा नहीं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो उस केस में अभी हमारा दिमाग वहां तक पहुंच नहीं रहा कि हम अगर कोई रैंडम ऐसे दिया हो शेप तो कैसे करेंगे। इनफाइनाइट वायर के लिए कर सकते, तो मैं अभी वही बता रहा हूं। ये एक स्पेशल एग्जाम्पल है
और तरीका एकदम महा स्पेशल है। और क्वेश्चन क्या है कि अगर कोई इनफाइनाइट वायर दिया हो करंट आई का, और उसके सामने कोई भी रैंडम 2 पॉइंट्स, आगे चले गए, 2 पॉइंट्स के बीच में, कोई भी रैंडम 2 पॉइंट्स के बीच में कोई भी रैंडम पाथ बना दिया जाए और पूछ लिया जाए कि ए से बी के बीच में बी डॉट डीएल का वैल्यू कितना है। कहानी सीख गए क्या पूछा जा रहा है? बी डॉट डीएल का। अगर ऐसे ही कोई रैंडम रास्ता बनाएंगे तो क्या सिमिट्री बन पाएगी? कोई सिमिट्री नहीं बन पाएगी। लेकिन हम लोग एंगल से सिमिट्री बनाने वाले हैं। ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं। मैं पहले तरीका बता देता हूं, वो तरीका लगा देना, आंसर आएगा, फिर डेराइव भी कर देंगे। ये वायर से ए पॉइंट को ज्वाइन कर दो और बी पॉइंट को भी, शेप क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, ए और बी दोनों को ज्वाइन कर दिया तो यहां पे जरूर कोई एंगल अल्फा और कोई एंगल बीटा मिल जाएगा। यानी ए से लेकर वायर बी तक के बीच में टोटल एंगल तुम्हें अल्फा प्लस बीटा या टोटल एंगल थीटा मिल गया। ठीक, ये हमारा टोटल एंगल हो गया। यहां पे लिख दिया थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। लेंथ पाथ की कितनी है, शेप क्या, फर्क नहीं पड़ेगा। अब बी डॉट डीएल का आंसर आप लिख दो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई इंटू थीटा। कहानी खत्म। कितना एंगल का बी डॉट डीएल पूछ रहा है? थीटा एंगल का। अगर क्लोज लूप होगा तो यहां पे टोटल कितना एंगल सबटेंड हो जाएगा? क्लोज लूप हुआ तो कितना सबटेंड हो जाएगा? और क्लोज लूप का टोटल एंगल 2 पाई है और उसका टोटल क्लोज करंट कितना हो गया? आई। समझ गए ना? क्लोज लूप चारों तरफ बनाए तो कितना एंगल सबटेंड हो रहा है? 2 पाई। और पूरा करंट एनक्लोज कितना हो गया? आई। हमने कितने एंगल का बी डॉट डीएल पूछा? तो थीटा। ठीक है, पिछले सवाल में भी ऐसे कर सकते थे। जैसे ये देखा, यहां पे मैंने एल दिया और यहां पर भी लेंथ लेंथ ऐसे बना हुआ है। तो आपने बोला अगर ए से बी तक जाएंगे, अगर मैं ऐसे ज्वाइन कर दूं तो यहां कितना एंगल है? 45। और यहां पे कितना है? तो पूरा एंगल कितना हो गया? पूरा एंगल 90 डिग्री हो गया, पाई/2। यहां पे बी डॉट डीएल का आंसर लिखा तो म्यू नॉट आई पाई/2 अपॉन स्ट्रेट लाइन होना भी जरूरी। समझ गए? शेप का, शेप ऑफ लूप से फर्क नहीं पड़ रहा था। जैसे ये देखो, ये वायर है ऐसे, इसके चारों तरफ कोई भी शेप का लूप बना ले तो व्हाट इज बी डॉट डीएल का वैल्यू इसके लिए? म्यू नॉट आई है, जो करंट आई है, बस इस पे म्यू नॉट आई हो गया। समझ गए? तो क्या डिस्टेंस से फर्क पड़ रहा है? नहीं। शेप से फर्क पड़ रहा है? नहीं। केवल यहां पे चारों तरफ कितना एंगल कवर कर रहा है ये? 2 पाई। तो आगे उस पाथ में कोई भी शेप होगा, उसका बस एंगल देख लो, कितना एंगल उसमें आ रहा है, उसी एंगल के करस्पॉन्डिंग वैल्यू बी डॉट डीएल का डिवाइड कर दो। मेथड समझ गए? ठीक है। ठीक है, इतना ही करेंगे आज।
थैंक यू सर।